अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। क्या हाल है आप लोगों का? अच्छा, एक बात जो हम पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं, बज़ाहिर हर पार्टी में वकला और सियासतदानों की खींचातानी होती ही है। साथ में अब मौजूदा जो PTI है, PTI रहनुमाओं और पार्टी छोड़ने वालों की मुमकिन वापसी के लिए मुलाकातें भी तनाव का सबब बनी हुई हैं। बयानात से अंदाज़ा हो रहा है कि पार्टी रहनुमा एक दूसरे को शक की नज़रों से देख रहे हैं और बानी चेयरमैन भी कहते हैं कि हमारे ही कुछ लोग इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं। अच्छा, ये सारा मामला जो है ये शहरियार अफरीदी की कोहाट जलसे में तकरीर से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने उन्हें पैगाम दिया था कि वो अब तक खामोश हैं, उन्हें फटने पर मजबूर ना करें बेसिकली। और जिसके जवाब में चेयरमैन PTI गौहर खान ने शहरियार अफरीदी को पार्टी के अंदर बात करने का मशवरा दिया था, लेकिन उन्हें उन्हीं के बराबर में खड़े अफजल मरवत, उन्होंने शहरियार अफरीदी के हक में बयान दिया। उस बयान के बाद मरवत साहब तो काफ़ी लोगों के हक में बयान दे देते और खिलाफ भी। उसके बाद शेर अफजल मरवत के एटीट्यूड में एक तब्दीली ये आई है कि उन्होंने पार्टी इख्तलाफात से मुताल्लिक मुँह बंद करने का फैसला कर लिया है। अब ये खामोशी कब तक रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल कल हमारे ही शो में रहनुमा PTI शौकत यूसुफजई ने अली जैदी समेत दीगर PTI के रहनुमाओं की वापसी और मुलाकातों की खबरों पर एतराज़ करते हुए साफ साफ कह दिया था कि पार्टी छोड़ने वालों की वापसी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। जो लोग पार्टी छोड़कर गए थे वो अगर आके मिल रहे हैं, हमारे लीडरशिप के साथ मिल रहे हैं और उनको बाकायदा कवरेज मिल रही है, तो ये चीज़, जैसे अली जैदी की मैं मिसाल दूँ, वो आए थे, मुलाकात की, एक दो और भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो मिले हैं, तो उसके वर्करों ने बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। वो डेफिनेटली उनको गम गुस्सा है और होना भी चाहिए कि ये लोग जो है ये छोड़ के चले गए और अब वापस आना चाहते हैं, तो उसका कोई तरीक़ाकार होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अपनी मर्जी से गए और मर्जी से वापस आ गए। उनको डेफिनेटली पार्टी के उससे गुजरना पड़ेगा, डिसिप्लिन के। जिन्होंने पार्टी छोड़ी है मुश्किल वक्त में, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, ये नहीं बर्दाश्त करेंगे वर्कर। अगर ये हुआ तो उसके बाद फिर मैं आपसे कहूँगा कि पार्टी के अंदर वाकई बगावत है। इस वक्त कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जो लीडरशिप है हमारी, उनको ये मैसेज पहुँच गया है कि वर्कर इस पर नाराज हैं। अच्छा, साथ ही आपको ये बताते हैं कि साबिक रहनुमा PTI अली जैदी ने अपना नाम सामने आने पर ट्वीट करके वाज़ेह किया कि उनकी पार्टी में जो भी सरगर्मियाँ थीं वो बानी PTI के इल्म में थीं और वो जो है काफ़ी हल्कों से मुलाकातों पर इमरान खान को एतमाद में लेते थे। साथ ही उन्होंने भी कह दिया कि उनका मुँह ना खुलवाया जाए। तो सुधारों की एंड लाइन जो है वो यही होती है। पार्टी रहनुमाओं की आपसी चिपकलश जो है वो तो चल ही रही है, लेकिन उसमें बानी PTI भी खुद भी कूद पड़े हैं और उन्होंने कहा कि हमारे कुछ लोग जो हैं वो मुखालफिन से राब्ते में हैं, जो पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, तो वो खुद भी बीच में जंप मार चुके हैं। और उनके सामने बानी PTI ने मुलाकातों के इशू पर वाज़ेह कर दिया कि वो हुकूमत गिराने के बावजूद 2 मरतबा जनरल बाजवा से मिल सकते हैं, तो किसी से भी मिल सकते हैं। बेसिकली उनका ये कहना था कि आई एम ओपन। बानी PTI के बयान ने पार्टी में फैले शुकूक व शुबात को क्या कहें, कम किया है, बढ़ाया है। इस सूरत हाल पर कहने वाले तो कह रहे हैं कि खान साहब का कुछ रहनुमाओं की इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातों का इल्ज़ाम लगाना दरअसल एक मैसेज है कि जिसको बात करनी है वो रहनुमाओं को छोड़कर बराह रास्त बानी PTI से बात करें। बहुत सारी मैसेजिंग है, बहुत सारी बातें हैं जो कल के खान साहब के बयान के बाद की जा रही हैं। बहुत सोच के बोलते हैं जो भी बोलते हैं। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि इमरान खान बगैर सोचे कोई बात करते हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ वलीद इकबाल साहब हमारे साथ हैं। वलीद इकबाल साहब, सबसे पहले तो यही क्लैरिटी दे दे, क्योंकि हम कल परसों से यही बात कर रहे थे कि कुछ पार्टी के हैं रहनुमा जो रादर जो अब वापस आना चाहते हैं, शायद एटलीस्ट कुछ टॉक्स चल रही हैं, ये आप हमें कंफर्म कर सकते हैं? अली जैदी साहब का नाम भी उठा है इसमें। देखें जी, ये जो सारी गुफ्तगू है, आपने तो बड़ा मखसूस सवाल पूछा है, लेकिन जो जिस मौजू पे आप गुफ्तगू कर रहे हैं बशमूल आपके सवाल के, इसका ताल्लुक है ज़बानी जमा खर्च से। तो ज़बानी तो लोगों के इख्तलाफ भी चल रहे हैं और वो एक सियासी जमात में अक्सर ऐसा होता है, ख़ास तौर पे जिन हालात में PTI है कि बानी चेयरमैन जो है वो कैद है, सीनियर क़यादत जो है वो कैद है, तो फिर वो तकरीबन सेकंड टियर के ही ज़्यादातर जो है लोग, उनमें से कुछ जो है वो ज़ाहिर है ज़ब्त से काम ले रहे हैं, कुछ जो है वो एक दूसरे से इख्तलाफ का इज़हार कर रहे हैं।
और ये बड़ी कॉमन सी चीज होती है सियासी जमातों में, खास तौर पे क्योंकि आप देखें ना कि बड़ी दो सियासी जमातें जो पाकिस्तान की अदरवाइज हैं वो तो फैमिली फर्म्स की तरह है ना, तो वो तो फैमिली का कोई ना कोई एक मेंबर क्या दूसरा कंट्रोल कर लेता है या कुछ से कर लेता है, तो यहाँ जरा थोड़ी सी वो उस वजह से तासुर ये मिलता है। लेकिन मैं बुनियादी बात जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि बावजूद बहुत मुश्किल हालात के, बहुत चैलेंजिंग हालात के, बहुत जबर तशद्दुद जिसका सिलसिला जो है वो रुका नहीं, थमा नहीं है, पॉलिसी नहीं बदली अभी तक। बहुत बड़ी बात है कि हमारी पार्टी इंटैक्ट है और हर तरीके से इंटैक्ट, के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी। तो मैं ज़बानी जमा खर्च पे, ये ज़बानी जमा खर्च चल रहा है लोगों का, ये चलता रहता है। और ये जो इस बशमूल इस ज़बानी जमा खर्च के जी लोगों के साथ बातचीत हो रही है, खान साहब ने जो बारे में बयान दिया है वो वाज़े तौर पे ये है कि जिन पे कोई जबरो तशद्दुद हुआ और उनको पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया, उनको वापस जो है कंसिडर किया जा सकता है लेने में। और ये थोड़ी सी नरमी आई है कैसे की जाएगी 8 फरवरी तक। इसमें तो मतलब हर कोई आके ये कह देगा अगर उसे वापस पीटीआई ज्वाइन करनी है, कभी मेरे पे भी बड़ा तशद्दुद हुआ, मुझ पे भी बड़ा दबाव था, हो सकता है ना हो सकता है हो भी। जी 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 नहीं वो मैंने मुकम्मल आपको अभी जवाब दिया नहीं था। वो ये था कि उसमें उन्होंने जो वाजे किया है वो ये है कि जिन पे जबर तशद्दुद हुआ और उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पार्टी और सियासत या सियासत छोड़ने के ऊपर गया, उन्हें कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन उन लोगों को नहीं जिन्होंने करके पार्टी छोड़ी और दूसरी पार्टियों में चले गए। तो जाहिर है इसमें तमाम वो अफराद जो दूसरी में नहीं गए, वो कोई ना कोई बात जिस तरह आप कह रहे हैं वो घड़ सकते हैं कि जी हम पे तशद्दुद हुआ, लेकिन मुझे जरा थोड़ी सी वो उन्हीं बात लगेगी कि क्यों वो पार्टी छोड़ेंगे अगर उन पे कोई ऐसा कोई उनको किसी मुश्किल का सामना ना हो, खास तौर पे जो बड़े अरसे से और बड़े जो डिवोटेड और लॉयल लोग हैं। अली जैदी साहब का जहां तक ताल्लुक है, कम से कम इस वक्त तक जो बानी चेयरमैन ने फॉर्मूला दिया है वो उस पर पूरे नहीं उतरते। अच्छा, मुझे पर्सनली याद है यहाँ इस्लामाबाद सरीना होटल में मिले एक दिन और अगले दिन पता लगा कि वो आईपीपी में शामिल हो गए हैं, तो वो तो उस कैटेगरी में आते ही नहीं है, वो तो आईपीपी में चले गए थे ना। अच्छा, आप ये बताइएगा कि बानी पीटीआई का ये कहना है कि हमारे ही कुछ लोग मुखालिफिन के साथ मिले हुए हैं जो बुशरा बीबी को भी अमरीकी एजेंट साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो पीटीआई के हमें प्रोमिनेंट मीडिया पे नज़र आते हैं या कुछ और लोग हैं जिनसे इतने वाकिफ़ नहीं है मीडिया वाले या आवाम? कौन लोग हैं? जैके जी मुझे अगर इसका पता होता तो मैं जरूर आपसे बट आपको पता है पार्टी का बानी चेयरमैन ये कह रहा है आपस में भी गुफ्तो शनीद होती होगी, रहनुमाओं की आपस में भी बात होती होगी आपकी। चेयरमैन ये कह रहे हैं, वैसे इसमें कोई शक नहीं है कि मैं नाम लेना पसंद नहीं करूंगा कि कुछ लोगों के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो प्लांटेड हैं और ये काफी महीनों से ये बात सुनवाई हो रही है, लेकिन चूंकि ये मुसद्दका इंफॉर्मेशन नहीं है इसलिए मैं नेशनल टेलीविजन और आप माशाल्लाह आपके सबसे बड़े चैनल पे सबसे ज्यादा देखे जाने वाले प्रोग्राम पे पसंद नहीं करूंगा कि नाम लूं। लेकिन वैसे सियासत की और सियासी मामलात की पावर और आउट ऑफ पावर होने की अगर पूरी सैकड़ों सालों की हिस्ट्री देखें तो वो तो रोमन जो सल्तनत है उस वक्त में जूलियस तो ब्रूटस मिला था, तो वो ब्रूटस जो होते हैं वो हर दौर में और हर तरीके जगह पे होते हैं और उनको बड़े तरीके आते हैं कि वो किसी ना किसी तरह जो है वो निजाम के अंदर पहुंच जाए जहां पे वो किसी के ऊपर निजाम तो यही है वलीद साहब। अब इस निजाम में से आपने अपना रास्ता या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना रास्ता कैसे निकालना है ये बताइएगा कि कोई अफाम व तफहीम की सूरत हाल आने वाले दिनों में पैदा होने जा रही है। खबरें ये भी थीं, ज़राए से इत्तलात ये भी हैं कि मे बी इन अ मंथ 2-3 इमरान खान साहब रिहा भी हो जाएं। कैसे आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात को आगे बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, क्या हो? देखिए जी, मैं आता हूँ बहरहाल 10 फरवरी को मैं चेयरमैन जो हमारे अबूरी चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर अली खान, मैं बराबर में बैठा हुआ था। 8 फरवरी के इलेक्शन और नताइज के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो पीटीआई के सेंट्रल ऑफिस में उन्होंने की। रऊफ हसन साहब और मैं उनके हमरा थे। सो उन्होंने 2-3 अल्फाज बोले थे, मैं उनको दोहराना चाहता हूँ। एक, उन्होंने कहा था कि जी हमारा किसी से झगड़ा नहीं है
और बराए मेहरबानी, ये एक ही जुमले में उन्होंने कहा था, बराए मेहरबानी सीज फायर कर दें। अब इस वक्त तक तो सीज फायर की बात नजर आ नहीं रही, पॉलिसी में तब्दीली नजर नहीं आ रही, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि 1 माह में 2 माह में अगर कोई पॉलिसी में तब्दीली आई तो बहुत सी चीजें हो सकती हैं जिनकी बहुत से महीनों से तवक्को है। फायर तो सर आपकी तरफ से भी नहीं होना। कल जो बानी पीटीआई चेयरमैन के बयान था वो तो बिल्कुल भी सीज फायर फीलिंग नहीं की तरफ नहीं जा रहा था। नहीं, वो बहरहाल जी ताली दोनों हाथों से बचती है ना, तो कोई दूसरी तरफ से भी कोई अगर इनिशिएटिव आए कि जी हमारे एटीट्यूड में तब्दीली आ रही है, और बहरहाल मैं तो सिर्फ आपको 4 दिन पहले का बता रहा हूँ, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस्लामाबाद में प्रेस क्लब के ऊपर एक, क्योंकि रमज़ान है और कोई अफ्तार का मौका था या ऐसा कोई टाइम था कि मैं वहाँ नहीं था, मैं तो लाहौर में था, लेकिन वहाँ दुआ हुई बानी चेयरमैन की जल्द रिहाई के लिए। तो उस दुआ के ऊपर भी हमारे उसमें MNAs, कोई फॉर्मर, कोई मौजूदा, कोई सेनेटर्स, कोई साबिक सेनेटर्स, वो सब मौजूद थे, उन सब के ऊपर FIR हो गई और वो बेले करा रहे थे कल परसों जाके। ये 3 दिन या 4 दिन पहले की बात है। तो मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि बिल्कुल बेजरत सी, बिल्कुल पुरअमन सी एक इज्तिमा है, और जो हम दिन में 10 किया करते थे एक जमाने में, और दूसरी पार्टियां भी करती थी, हमारी हुकूमत में दूसरी पार्टियां करती थी, और जब हम अपोजिशन में थे दूसरों की हुकूमत थी, हम रोज दिन में 10 करते थे। आज दिन में 1 भी नहीं हो सकता इस तरह का। तो ये तवक्को करना कि जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है? तुम ही कहो, ये जालिब का मशहूर शेर है, मैं हर कॉन्टेक्स्ट में आजकल इसी का जिक्र करता हूँ। तो ये मसला है जी। अच्छा, ये भी बताइएगा, अब ईद आ रही है, 2-3 दिनों में ईद हो जाएगी इंशाल्लाह। ईद के बाद के बड़े प्लान्स थे, एहतजाज का भी जिक्र हो रहा है, वो बार बार जहाँ सूट करता है तो वो उड़ जाती है वो बात, उसकी कोई प्लानिंग हो गई है? किस नौयत का एहतजाज है, कहाँ से शुरू करना है, या फिर वो बात अब फिजल आउट हो गई है? नहीं जी, नहीं, वो फिजल आउट नहीं हुई, बल्कि मैं ईद के हवाले से सिर्फ एक उम्मीद का इजहार करना चाहता हूँ। अभी भी 2 वर्किंग डेज हैं। मैं तो सिर्फ याद कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो लोग जिनके ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हैं और जिनका अभी फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया कि वो जायज़ है या नहीं है, आईनी है या नहीं है, उनमें से जो कम या जो बरी होने हैं या जिनका बहुत कम सेंटेंस है और सर्व हो चुका है, उन्हें तो ईद से पहले रिहा कर दिया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम इस पे तो अमल होगा कोई, क्योंकि बातचीत सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी और 2 वर्किंग डेज और हैं। लेकिन ये जो आपने सवाल जो पूछा है, हमने तो आज के दिन की ऐलान किया हुआ था कि एक बहुत बड़े इज्तिमा का, लेकिन फिर इस बात को पेश नजर रखते हुए कि ये वो फिर आखिरी अशरा है और फिर रमजान के एहतराम में 27वीं तारीख रमजान की तारीख है, तो हमने उसको मुलतवी किया। और फिर उस दौरान हमारी ग्रैंड अलायंस भी बन गई है, और उसमें अब वो शुरू का जो सिलसिला है वो तो आपको शेड्यूल भी थोड़ा सा आया होगा कि पेशीन में है पहला, क्योंकि वो पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और फिर मजलिस वाहिदुल मुस्लिमीन और जमात इस्लामी और PTI, और हम कोशिश कर रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान भी, क्योंकि हमारे हम ख्याल हैं वो इस चीज़ पे, तो ये बलूचिस्तान और KP से हम इसको शुरू करेंगे और ये बाकायदा एक सिलसिला होगा, तसलसल होगा एहतजाजी, पुरअमन एहतजाज के जो है मुजाहरे उनका। और ये इसका ताल्लुक है जो इलेक्शन जो है जिस पे जो है रातों रात डाका डाला गया 8 और 9 फरवरी के दरमियान, उसके बारे में है ये और उसके खिलाफ है। अच्छा वलीद साहब, बानी PTI चेयरमैन के वैसे बहुत से बयानात में कल बहुत सी बातें थीं, उनमें से कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने कहा जी मैं तो अगर 2 दफ़ा मिल सकता हूँ जनरल बाजवा से हुकूमत तोड़ने के बाद, तो फिर मैं किसी से भी मिल सकता हूँ। अब ऐसे जो बरसर इक़्तिदार पार्टी है PMLN या हुकूमती लोग हैं, वो कहते हैं तो NRO की प्ली है, ये तो मांग रहे हैं NRO, इसको कैसे किससे मिलने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, या किससे मिलने पे एतराज़ नहीं होगा उन्हें? व्हाट डू यू सेंस? देखिए जी, मेरे ख्याल में वो उनका मैसेज उस तरह से वाज़ेह है, कोई किसी किस्म के NRO की उनको ज़रूरत ही नहीं है जी, ना उन्होंने कोई जायदादें बाहर बनाई हुई हैं, ना कोई उनके पास ऐसा कोई असासा है जिसके बारे में वो मनी ट्रेल नहीं दे सकते। इनके ऊपर जितनी अभी 3 कन्विक्शन हुई हैं वो आप जगह वो आने वाले वक्त में जो है नीस्तो नाबूद हो जाएंगी। तमाम के तमाम केस उनके ऊपर फर्जी हैं और जाली हैं, जो कि तादाद उनकी डबल सेंचुरी के करीब है। तो उनको किसी NRO की ज़रूरत नहीं है। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि तमाम सियासी क़ुव्वतें हाथ मिलाएं, जिसमें PPV भी हो, PMLN भी हो, PTI भी हो, दीगर सियासी जमातों भी हों, एक डेमोक्रेसी के लिए साथ बैठें और कहें कि जी हाँ पार्लियामान मुक़द्दम है, पार्लियामान मुक़द्दस है, अब आने वाले सालों में कोई भी
और इदारा इसमें मुदाखलत करने की कोशिश करेगा तो एवरीबडी वुड पुट देयर फुट डाउन, ऐसा हो सकता है? देखिए जी, एक आइडियल वर्ल्ड में पार्लियामेंट को मुकद्दस और मुकद्दम जरूर होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से जो ये पार्लियामेंट है, हम उसका हिस्सा हैं जरूर, लेकिन हम अंडर प्रोटेस्ट उसका हिस्सा हैं। और जितनी झूठी ये पार्लियामेंट हो सकती है जी, और जितना दुनिया भर के अंदर इस बात में कोई दो राय है, दुनिया भर में पाकिस्तान समेत दुनिया भर में, कि इतना बड़ा जो धांधला है कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। तो इस पार्लियामेंट के, और बहरहाल आप इनकी बॉडी लैंग्वेज से देख लें, जब आप देखते हैं शहबाज शरीफ साहब को, उनकी बॉडी लैंग्वेज से मैंने देखा मियां नवाज शरीफ को जब सदारती इंतखाब की वोटिंग होनी थी, मैं भी वहां था हॉल में, मैं भी वोट देने गया हुआ था, इनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि ये तो बेबस है, ना इनके पास कोई कुव्वत है, ना कोई इख्तिदार है, इनसे ज्यादा तो ये इनके जो आजाद उम्मीदवार के तौर पे इन्होंने खुद इलेक्ट किया। आने वाले दिनों में सियासतदान या प्राइम मिनिस्टर बेबस ना हो, इसके लिए सियासतदानों को ही साथ बैठना है ना सर, और किसी को तो नहीं साथ बैठाना पड़ेगा आपको? मेरे ख्याल जी इन हालात के अंदर जो है, जो मैंने आपको कहा ना कि जी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई, ये पॉलिसी बनाने वाले जो है ना, इनको इस बात पर, और ये पॉलिसी बनाने वाले ये सियासतदान है नहीं, तो इन पॉलिसी बनाने वालों को इसके ऊपर नजरसानी करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम की राय जो है वो कतई तौर पे जो है वो इस किस्म की पॉलिसी के साथ नहीं है, और वो तो 8 फरवरी के जो असल रिजल्ट्स हैं उनसे वाज़ेह हो गया है। तो मेरे ख्याल में तो इमरान खान साहब उन्हीं से बात करना चाहते हैं जो मैटर करते हैं, जो मैटर नहीं करते उनके साथ वो वक्त ज़ाया करना पसंद नहीं करते। सिंपल एज दैट। अच्छा जी, इमरान खान आज भी इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करना चाहते हैं और उनके लिए वही मैटर करते हैं। थैंक। अच्छा अब्दुल्ला, कभी कभार आपके सवाल जो होते हैं ना, जैसे वो बड़ा मासूमाना था सवाल है कि यू रियली थिंक कि एवरीबडी would sit together. This is what I actually wanted to get out of him, कि इमरान खान साहब आज भी सियासतदानों के साथ नहीं बैठना चाहते। लेकिन कौन से सियासतदान? आज भी इमरान खान सियासतदानों से बात नहीं करना चाहते, तो वो अपने आप को जितना भी बड़ा मर्जी इनकलाबी के हैं, आज भी इमरान खान अफवाज पाकिस्तान के साथ ही बैठना चाहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही किसी के साथ बैठना चाहें, दूसरे उनके साथ बैठना चाहें, मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट विल हैव टू मूव अराउंड। अभी एक ब्रेक लेंगे, थोड़ी देर में वापस आ रहे हैं। भारत की मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी तो कई दिहाइयों से जारी है। अब भारत ने अपनी दहशतगर्दी का नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला दिया है। बड़े अरसे से पाकिस्तान की बात कर रहा है, दुनिया को भी बावर हो गई है। बरतानवी अखबार काजिन की हालिया रिपोर्ट जिसमें इंकशाफ किया गया है कि भारतीय खुफिया एजेंसी ने 2020 से अब तक पाकिस्तान में 20 अफराद को कत्ल करवाया है। भारत के खिलाफ चार्जशीट की हैसियत रखती है। ये साजिश बेनकाम होने पर भारतीय वज़ीर दिफा ने ढिठाई से न सिर्फ एतराफ़ किया बल्कि ये पॉलिसी जारी रखने का ऐलान किया। पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत को बयानबाजी में मोहतात रहने का मशवरा दिया और याद दिलाया कि हमने भारत का जहाज़ गिराया था और पायलट को पकड़कर खैरात में वापस किया था। आज से चंद साल पहले पुलवामा पे इन्होंने घुस के कुछ कार्रवाई करने की कोशिश की थी, अंजाम हुआ था। फिर खैरात में हमने इनका पायलट वापस किया। अब फिर कोशिश करके देख लें कि जो पहले हुआ था इंशाल्लाह ताला जो है, इंशाल्लाह ताला जो है ना वही इनके साथ फिर वही होगा। ये सिर्फ जो है इलेक्शन वगैरह का सिलसिला जो बढ़ के मार रहे हैं, बाकी में इनमें ना इतनी जरूरत है, और अगर इन्होंने जरूरत की तो फिर उसी तरह का जवाब दिया जाएगा। हम नहीं चाहते कि ये एस्केलेशन हो किसी किस्म की टेंशन में सब कॉन्टिनेंट में। आपको बताएं कि खालिस्तान के हामी के एक बड़े सिख रहनुमा ने जियो और जंग लंदन के रिपोर्टर मुर्तज़ा अली शाह को बताया है कि खालिस्तान के इशू के हवाले से कवरेज पर उन्हें भारतीय रियासत की जानिब से जान के ख़तरात का सामना है। वज़ाहिर भारतीय वज़ीर दिफा के एतराज़ात रवा माह भारत में शुरू होने वाले इलेक्शन का इंतखाबी एजेंडा भी है। ये तो एक्चुअली हम काफ़ी अर्से से ये बात कर भी रहे हैं, लेकिन ये मामला सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है। गुज़िश्ता साल सितंबर में भारत ने कनाडा में एक सिख रहनुमा को कत्ल कर दिया था। कनेडियन वज़ीर आज़म ने इस कत्ल का बराह रास्त जिम्मेदार भारत को ठहराया था। दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात भी शदीद मुतासर हुए, लेकिन भारत बाज ना आया और नवंबर में अमेरिका में इस तर्ज की कार्रवाई का एक मंसूबा बनाया, लेकिन अमरीकी इदारों ने सिख रहनुमा जो था उनको
पहले ही शायद बता दिया। जी बिल्कुल, साजिश उनकी आखिरी वक्त में पकड़ी थी। अमेरिका ने भारतीय रियासत को जिम्मेदार उसका करार दिया था। आज भी अमेरिका भारत से मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा कर रहा है और इस तरह का वाक़या बरतानिया में भी हो चुका है। वो भी भारतीय हुकूमत से हल्का फुल्का एहतजाज तो रिकॉर्ड करा चुके हैं। कतर ने तो भारतीय बहरिया के 8 एहलकारों को जासूसी के इल्ज़ाम में सजाए मौत सुनाई थी। भारत का इस वक्त जो तर्ज अमल है हूबहू इसराइल भी उसी सोच का हामिल है जिसकी अमेरिका और दोनों मगरबी ताकतों ने हमेशा पुष्ट पनाही की है। लेकिन इसका नतीजा ये निकला कि आज इसराइल उन्हीं के लिए मसला बन चुका है। अगर भारत के पीछे कोई है तो उसे भी अब समझ लेना चाहिए कि नरेंद्र मोदी के इंतखाबी एजेंडे की तकमील में भारत एक बदमाश रियासत बन चुका है। एक नया इसराइल बनकर दुनिया भर के लिए मुसीबत बनने के खदशात मंडला रहे हैं। अच्छा जी, बात करेंगे साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब हमारे साथ हैं। एजाज चौधरी साहब, अब इंडिया ने कनाडा में कार्रवाइयाँ की, अमेरिका में की, पाकिस्तान में तो हम सारों को पता है कि, और गरूर इतना है कि हर मामले में पूरी ढिठाई से एतराफ़ भी करते हैं कि जी हमने किया। तो अब भी इसे एक दहशतगर्द रियासत ना कहें या दुनिया इसको इस तरह ना माने तो क्या किया जाए? जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। भारत का जो रवैया है वो हैरान कुन हद तक बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। और यानी आप देखें कि इवन जिन ममालिक को वो अपना दोस्त समझता है वहाँ भी उसने ये कार्रवाइयाँ की हैं। पाकिस्तान के साथ तो वो ये समझते हैं कि जैसे वो कुछ भी कर सकते हैं, हालांकि उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि एक आलमी बदमाश की अगर शक्ल लेना है हिंदुस्तान ने तो ये उनके ना इमेज के लिए अच्छा है ना उनके मुस्तकबिल के लिए अच्छा है। इतना बड़ा मुल्क है, इतने लोग वहाँ बसते हैं। ये किस किस्म की क़यादत आई है जो तमाम हदें फलांग कर दूसरे मुल्कों में जाके कत्लो गारत कर रही है। तो इन्होंने इमेज के लिए भी बहुत ज़्यादा ये गलत रविश है। अच्छा, पाकिस्तान ने चौधरी साहब बड़े सख्त अल्फाज में भारत को बताया कि ऐसी तीरंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा क्या हमें करना चाहिए? क्या ये मामला अक़वाम आलम के सामने तो हम उठा रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा वगैरह में भी उठाना चाहिए? जी मेरे ख्याल में उठाया है, अमेरिका के साथ भी, कनाडा के साथ भी, और अक़वाम मुत्तहिदा में। अक़वाम मुत्तहिदा तो अब यानी खुद तो कुछ करने के पोजीशन में नहीं है, लेकिन अगर आलमी राय आमा बनती जाएगी और जो बन रही है आहिस्ता आहिस्ता, अभी तक तो लोग इस लिए कि एक बड़ी मंडी है और इस वजह से कि वहाँ पे उनकी तजारत है, उनकी सरमायाकारी है, तो वो कुछ खामोश हैं। लेकिन जब आप इस किस्म का रवैया इख्तियार करें और उसके ऊपर से बजाय इसके कि आप माजरत खा हों, आप एक जैसे चेस्ट थम्पिंग होती है वो कर रहे हों, तो आज ये पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं, ये और भी मुल्कों के अंदर करेंगे। तो इस वजह से मेरे ख्याल में पाकिस्तान उठा रहा है और ठीक कर रहा है, और उठानी चाहिए। लेकिन कुछ ना कुछ तो अब वो टाइम आ गया है कि लगता है कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चौधरी साहब ये बताइएगा कि हम ये, बल्कि हम क्या पूरी दुनिया देख रही है अमेरिका और मगरबी ममालिक की पुष्ट पनाही और अक़वाम मुत्तहिदा की बेबसी के बायस इजराइल को वो शय मिली है कि अब अपने जो उनके साथी रहे हैं उनकी भी नहीं अब वो सुन रहे, तो भारत को भी ऐसी ही सपोर्ट मिलती रही है। क्या हम भारत को भी इजराइल जितना बड़ा ग्लोबल, फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, बदमाश देख रहे हैं, या वो बन गया है, और इसको अगर बर वक्त हैंडल ना किया गया तो ये बात बिल्कुल कहाँ तक जाएगी? ये बात आपकी किसी हद तक सही है कि हिंदुस्तान और इसराइल के रवैयों में कदरे मुश्तरक है। इसराइल भी ये समझता था कि हम बहुत एक ऐसी बड़ी ताकत हैं, इतनी बड़ी अरब दुनिया, हमसे ना जंगें जीत सकी, ना हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकी, तो अब हम जो मर्जी कर गुजरें। और इवन इस हद तक चले गए हैं वो कि जो एड वर्कर्स हैं उनको भी वो हलाक कर रहे हैं। और आपने देखा कि इवन उनका जो सबसे बड़ा पुष्ट बना है, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, जो दुनिया में जो सबसे बड़ी एक किस्म की प्रो ज़ायनिस्ट हुकूमत बनी है, वो भी मजबूर हो गए हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद में एब्सटेन करें, और इनको ये कहते हैं कि आप क्यों इस किस्म के काम कर रहे हैं। अगरचे इसमें भी उनकी तरफ से ये रवैया है कि हम सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन इस वक्त पॉज चाहते हैं या किसी किस्म की कार्रवाई रोकना चाहते हैं ताकि हॉस्टेजेस वापस आ जाएं।
वो मुकम्मल तौर पर सीज फायर जो एक इस वक्त बनता है और होना चाहिए उसकी तरफ खुलकर नहीं बोल रहे। लेकिन इसी तरह हिंदुस्तान भी, चूंकि वो इस वक्त अमेरिका की एक बड़ी हिकमत अमली है जिसके लिए काम कर रहा है, जो चीन के गिर्द दायरा बनाना है उसमें ये काम कर रहा है। ये हिंदुस्तान एक बहुत कलीदी किरदार अदा कर रहा है और बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मंडी भी है। तो इस वजह से अभी हिंदुस्तान पे बहुत दबाव नहीं पड़ा। लेकिन अगर वो ये अपनी कार्रवाइयाँ दहशतगर्दाना पाकिस्तान से भी आगे निकल कर और मुल्कों में करते जाएंगे तो एक वक्त दुनिया को पता चल जाएगा कि ये भी उसी किस्म का बदमाश है जिस तरह का इसराइल मशरक़ वस्ता में है, हिंदुस्तान जनूबी एशिया में है। तो ये हिंदुस्तान की अपनी क़यादत के लिए बेहतर होगा कि वो ये जल्द अज जल्द समझ सकें कि ये इस किस्म का जो रवैया है ये देते बड़े मुल्क जेब तो नहीं देता लेकिन कर तो हो रहे हैं। और जैसे कि हमने पहले कहा था धड़ल्ले से कर रहे हैं, जो करना है फिर एडमिट भी कर लेते हैं। पाकिस्तान में नहीं कर रहे, मतलब हर जगह, बर्तानिया, अमेरिका, सब जगह कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अभी हम एक ब्रेक लेंगे और उम्मीद ये करेंगे कि इस मामले पे दुनिया तवज्जो दे और भारत को रोके, क्योंकि इससे खत्ते का हम भी मुतासर होता है। और डोंट होल्ड योर ब्रेथ, लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ होने वाला है। वेलकम बैक। कराची के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ख़ास तौर पे स्ट्रीट क्राइम्स की हम बात करते हैं। फिर हमने लाहौर की भी बात की कि लाहौर में भी कुछ इस किस्म की खबरें आ रही हैं, लेकिन हमें नहीं पता था कि इस्लामाबाद में कितना बुरा हाल है। वो हमें आज पता चल रहा है क्योंकि इस्लामाबाद के इलाके जो मशहूर इलाका बहुत बुरा हाल है स्ट्रीट क्राइम को लेकर, वहाँ भी बेतहाशा इजाफा देखा जा रहा है। लेकिन इस्लामाबाद में ताज़ा वाक़या हुआ है, बड़ा हौलनाक वाक़या हुआ है, डाका पड़ा है भाई इतना। अच्छा जी, बनीगाला में ये डाका पड़ा है और इसमें एक घर में करोड़ों रुपए मालियत की डकैती रिपोर्ट हुई है। डाकू 3 करोड़ मालियत के हीरे, सोना, नकदी, डॉलर, कीमती घड़ियां फरार हो गए हैं। और पुलिस के मुताबिक 2 मुलजमान ने, सिर्फ 2 थे ये लोग, उन्होंने अलमारी से 1 करोड़ रुपए मालियत के हीरे, 35 तोला सोना चोरी किया। मुलजमान 75 लाख रुपए की 10 घड़ियां, 15,000 डॉलर, 3.5 लाख रुपए भी ले गए। एक तो वेट करें, ये सब कुछ घर में एक अलमारी में कर क्या रहा था? Who keeps करोड़ों? नहीं मेरी बात सुने, 3 लाख रुपए थे सिर्फ कैश। तो 15,000 डॉलर, यस इट्स अ लॉट ऑफ अमाउंट। एट द सेम टाइम हीरों की आपको डॉलर रुपी पैरिटी के बाद प्राइस पता है? मतलब अगर किसी के पास 1-1 कैरेट के भी 3 जोड़े होंगे हीरों के तो वो 1 करोड़ रुपए बन जाएगा। Exactly my point. Why do you have those heras in your अलमारी then? बात तो अलमारी की है ना, कि अलमारी में क्यों आपने सारा कुछ, इतने मतलब कितने तोला सोना, हीरे, 10 घड़ियां, अब्दुल्ला कम ऑन। यस इट्स ऑब्वियसली डकैती तो बड़ी है, लेकिन ये मेरा नहीं ख्याल कि हम ये कह सकते हैं कि भाई ये आज ये इतना ज़्यादा सामान नहीं है कि लोगों के घरों में ना होता हो। जो पहनने वाले हैं, जो शौकीन हैं, वो 1 करोड़ रुपए की उनकी 3-4 घड़ियां। चले खबर हम आपको पूरी इसलिए दे देते हैं, देन वी आर होपिंग कि कैमरे शैमरे भी लगे होंगे। करके तफ्तीश हमने शुरू कर दी है। अभी ये वाज़ेह नहीं है कि घर में अहले खाना मौजूद थे या नहीं थे, कि चोरी है या डाका है, लेकिन कुछ अरसे से इस्लामाबाद में बाय द वे डकैतियाँ, घरों में डकैतियाँ मामूल बन चुकी हैं और ऐसे में ईद की छुट्टियाँ भी आ रही हैं। अब इस्लामाबाद पुलिस क्या कर रही है इस सिलसिले में हम ये जानेंगे, लेकिन जनरली वैसे अब ये इतनी नोशन ठीक नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद परदेसियों का शहर कहा जाता है, फिर भी इस्लामाबाद खाली होता है उन्हीं। बिल्कुल, लेकिन ईद के हवाले से ज़रा क्योंकि इतने ज़्यादा केसेस हो रहे हैं तो एडवाइजरी भी एक इशू की गई है। DIG ऑपरेशन शहजाद नदीम बुखारी ने कुछ खुसूसी हिदायत जारी की हैं, वो एग्जैक्टली क्या हैं उनकी ज़ुबानी सुनिए। होंगी तो आप लोग जब घरों से जाएंगे तो कोशिश करें अखबार वाले को मना करके जाएं और ऐसी चीज़ें ना करें कि जिससे नज़र आए कि आप जो है छुट्टी पे हैं। लोकल पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करके जाएं, ये बहुत बेहतर होगा आप लोगों के लिए भी। और इसी तरह तमाम खिड़कियां, दरवाजे, रोशनदान अच्छी तरह से बंद करके, लॉक करके, अपने घर की सिक्योरिटी का ख्याल रखते हुए इन चीज़ों का ख्याल रख के आप लोग छुट्टी पे जाएं। इंशाल्लाह हमारी तरफ से पूरी एफर्ट्स होंगी कि हम इंश्योर करें कि आपकी जान माल, इज़्ज़त, आपके घरों की हिफाजत हम अच्छी तरह से कर सकें। अच्छा, तो यानी फिर बता देते हैं, इनका कहना है कि ईद की छुट्टियों पर जाने वाले घर छोड़ने से पहले मुताल्लिका पुलिस स्टेशन को इत्तला कर दें। This is like a little unusual. It is unusual. क्या हम 15 पे बता सकते हैं, क्योंकि पुलिस स्टेशन जाना, बताना कि जी हम फलाना मोहल्ले में रहते हैं,
हम ईद की छुट्टियों पे अपने दूसरे शहर या Can I गांव जा just रहे हैं। also point out there is a bit of trust issues also, not Islamabad police in general. इसलिए मुझे नहीं पता कि कौन जाने से पहले पुलिस को बता के जाएगा कि हम जा रहे हैं। मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ तो मेरा घर पीछे से खाली पड़ा हुआ है, आप जरा ख्याल रख लीजिएगा। I'm not sure if that's going to work out. अच्छा, घर को मुकम्मल लॉक करें, ऑफ कोर्स करें, और तसल्ली कर लें कि आपके खिड़कियाँ रोशनदान वाले अगर घर हैं तो वो भी, ये सब कुछ। मैं तो कहती हूँ कि कैमरे भी होने चाहिए एंट्रेंस एग्जिट पे। वैसे इस्लामाबाद में रोशनदान वाले घर कहाँ होंगे? पुराने घरों में रोशनदान होते हैं, बिल्कुल। इतने पुराने घर हैं इस्लामाबाद में? कुछ तो आपको पता है ना, रोशन बनाते हैं ऐसे? नहीं, और अब तो लेटेस्ट क्योंकि फैशन हो गया है तो रोशनदान का तो वो भी हो जाता है। लेकिन अब्दुल्ला, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि ये ज़रा मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए। अलार्म ज़रूर लगाएं और प्राइवेट सिक्योरिटी कैमरा ज़रूर लगाएं, अलार्म ज़रूर लगाएं। और अगर आप, हो सकता है अगर मोहल्ले वाले हैं, 2-4 लोग मिलके कोई गार्ड रख लें, कोई चौकीदार रख लें, अगर आप खुद अफोर्ड कर सकते हैं तो कोई बंदा घर पे ज़रूर होना चाहिए। हाँ, कोई पड़ोसी आपका बड़ा कोई अच्छा हो तो बता सकते हैं। इट्स बेटर। मेरा ख्याल है पड़ोसियों को बता के जाना इज़ बेटर देन, आई डोंट नो। अच्छा, लेट्स नॉट जस्ट से इट ना। डेफिनेटली अयाज अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज, इस के बारे में बताएं, ये डकैती है, चोरी है, घर वाले घर पे थे नहीं थे, क्या सीन था? देखिए अब्दुल्ला हुमा, आपने काफी क्राइम की बात की, तो अगर थोड़ा सा मुझे टाइम दें, इस्लामाबाद की डायनामिक्स थोड़ी सी मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले तो मैं आपको डकैती का बता दूं, थाना बनी गाला का इलाका है, न्यू आबादी का, और इसमें कुछ 2 डाकू घुसे हैं घर के अंदर और गन पॉइंट के ऊपर। गन पॉइंट का मतलब ये है कि वहाँ पर खाना ऑलरेडी मौजूद थे, उन गन पॉइंट पे रखकर उनसे ये तमाम चीजें लूटी गई हैं। 3 करोड़ रुपए की तकरीबन ये डकैती बताई जा रही है। हमारी पुलिस हुकाम से जब बात हुई तो उनका बताना था कि ये, जैसे हुमा ने कहा या आपने शायद कहा कि एक घर में इतना सामान क्या कर रहा था, तो पुलिस का भी ये शक है कि इसमें कोई ना कोई इनके घर का मुलाजिम जरूर शामिल है जिसने इन्फॉर्मेशन दी है कि इस अलमारी के अंदर इतना सामान मौजूद था। ये पहले भी हमने जितनी भी डकैतियां ट्रेस हुई हैं, चीजें घरों में जब लोग घुसे हैं, जब उसके बाद वो ट्रेस हुए तो मालूम ये होता था कि कोई ना कोई बेदी जरूर घर का निकला है, कोई पड़ोसी, कोई दाएं बाएं, कोई रिश्तेदार, तभी इस किस्म की वारदातें होती हैं। तो पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और पुलिस का ये कहना है कि हम करीब पहुंच चुके हैं और बहुत जल्द ये डकैती ट्रेस हो जाएगी। अब आप कहते हैं इस्लामाबाद की क्राइम क्यों बढ़ रहा है? देखिए, बदकिस्मती से इस्लामाबाद में इख्तियारात की जंग है। 15 महीने, तकरीबन 16 महीने पीडीएम की, और उसके बाद तकरीबन 6 से 7 महीने जो केयर टेकर गवर्नमेंट की थी। यहाँ पर एक आईजी साहब थे, अकबर नासिर साहब, वो जब यहाँ पर पीडीएम गवर्नमेंट में आए तो उसके बाद उससे पहले एक आईजी साहब थे एहसन यूनुस, उस टाइम पे एक बहुत बड़ा गैंग था बिलाल साबित नाम का, अगर आपको याद हो, और डकैती के वक्त मर्डर बहुत ज्यादा हुआ करते थे। तो उनकी एफर्ट थी और उस वक्त की पंजाब पुलिस की एफर्ट से वो गैंगस्टर ग्रुप पूरा उन्होंने वहां पर मार डाला था पिंडी में। उसके बाद काफी अमन हो गया था। लेकिन उस आईजी साहब के आने के बाद स्ट्रीट क्राइम जो इस्लामाबाद में ना होने के बराबर थे, वो बहुत ज्यादा बढ़ने शुरू हो गए, क्योंकि जो डॉल्फिन फोर्स थी यहाँ पर, ये जो पेट्रोलिंग वाली पुलिस होती है, उन्होंने ऑपरेशन डिवीजन से लेकर सेफ सिटी को दे दी। अब ऑपरेशन का जो डीआईजी होता है या एसएसपी होता है, ये वो फोर्स है जो डायरेक्टली उसने उसको हैंडल करना है, उसने गश्त पे लोगों को लगाना है, उसने नाके लगवाने हैं। तो उन्होंने वो फोर्स पूरी उठाकर डीआईजी ऑपरेशन से लेकर इख्तियारात मुकम्मल तौर पर अपने पास रख लिए। और फिर एक डीआईजी साहब थे सेफ सिटी के, जिनका सिर्फ काम था सीसीटीवी फुटेज की निगरानी करना और जो कैमरेज लगे थे उनकी मतलब मॉनिटरिंग करना। वो फोर्स उसके बाद, क्योंकि वो डायरेक्टली ऑपरेशन डिवीजन को जवाबदेह नहीं थी, तो एक अजीब किस्म की इख्तियारात की जंग थी। यकीन करें कि इस्लामाबाद में ना किसी पार्क में आप वॉक कर सकते हैं, ना किसी बच्चों फैमिली के साथ शाम के बाद आप जा सकते हैं। एफलैंड पार्क का मामला आपने जरूर देख लिए, वहां पर रेप होते रहे। ये देखिए, ऐसे अब्दुल्ला हम ऐसे कई केसेस हैं जो रिपोर्ट नहीं हो रहे। हमारे अपने रिपोर्टर्स जो जियो के हैं, उनसे मोबाइल छीने गए, उनसे पैसे छीने गए, हमारे अपने लोग अजीजों का। तो उसका मसला ये था कि वो आईजी साहब ने तमाम इख्तियारात अपने पास रखे हुए थे। जो डीआईजी ऑपरेशन जो इस वक्त काम कर रहे हैं शहजाद बुखारी, इनको मुकम्मल तौर पर उन्होंने बिल्कुल साइड लग के ओएसडी कर दिया था। जब अब ये आईजी साहब का ट्रांसफर हुआ है, तो ये जो तकरीबन आपने सुना भी होगा, इस्लामाबाद के एक साथ 8 से 9 थानों के एसएचओ चेंज हो गए थे। ये वो एसएचओ थे जो कब्जा माफिया के साथ मिले हुए थे, डाकुओं के साथ मिले हुए थे, या मंशियात फरोशों के साथ मिले हुए थे। शहजाद बुखारी साहब ने टेक ओवर करने के बाद अभी उन्होंने फौरी तौर पर उन तमाम लोगों को चेंज किया है। और मैं आपको बताऊं कि वो फोर्स जो उन्होंने हटाकर दूसरे डीआईजी साहब के अंडर दे दी थी, यानी सेफ सिटी की अंडर, वो उन्होंने वापस ले ली। अब इस्लामाबाद में ये डकैती जरूर हुई है और ऐसे एक दो का वाकयात हो रहे हैं, लेकिन अभी काफी चीजें हमने देखी। पुलिस की प्रेजेंस मौजूद है, पुलिस जो है वो इफेक्टिवली प्रोएक्टिवली काम कर रही है। अब आगे उन्होंने जो वीडियो स्टेटमेंट दी, इसका मकसद क्या है? देखें,
जैसे आप अब्दुल्ला ने कहा कि यहाँ पर परदेशियों के शहर है, यहाँ पर कोई भी ओकेजन होता है, कोई भी किसी किस्म की कोई 3 छुट्टियां इकट्ठी आ जाए तो हम आपने इस्लामाबाद में वक्त गुजारा, लोग अपने गांव चले जाते हैं। अब मसला ये होता है कि वहां पर आप इंटीमेट नहीं करते, थाने की क्यों बताना जरूरी है इनका। मैंने जब बात की बुखारी साहब से, उनका ये कहना था कि जो हमें बता के जाएगा पुलिस स्टेशन में, हम वहां पर गश्त मामूर करेंगे, उस स्ट्रीट के ऊपर हम डॉल्फिन स्पोर्ट्स लगाएंगे, हम मोबाइल की पेट्रोलिंग लगाएंगे, हम वहां पर हम ये बाउंड करेंगे उस ड्यूटी शिफ्ट में कि वो 4 से 5 चक्कर उस घर की पास जाके लगाएगा, देखेगा कि आया ये ताला जो लगा हुआ है, जो अपेरेंटली चीजें नजर आ रही है वैसी है, चेंज हुई है। अखबार को उन्होंने कहा कि अखबार फरोश को मना करें, क्योंकि एक अखबार, आपको पता है कि 2-3 अखबार इकट्ठे हो जाएं या 2 अखबार भी हो तो क्रिमिनल लोग समझ जाते हैं कि इस घर में कोई नहीं, इसने अखबार भी नहीं उठाया। तो वो ये चीजें हैं प्रोएक्टिवली। देखें पॉसिबल नहीं है इतनी ज्यादा घरों की मॉनिटरिंग करना, लेकिन कोशिश की जा सकती है। और जहां तक अब्दुल्ला का पुराना तो F6 सेक्टर तो सबसे पुराना है, 70 से भी पहले का बना हुआ है, तो पुराने घर हैं, वहां पर सिक्योरिटी अलार्म्स कैसे लगाएंगे। और सबसे पोस्ट सेक्टर F6 है, आपको मालूम है। तो लोगों की तरफ अभी भी लोग जो है वो 40-50 हजार रुपए लगा के कैमरा नहीं लगा रहे। पुलिस बार बार कह रही है, सिक्योरिटी गार्ड्स लोग, क्योंकि आगे लोगों के इतने मसाइल हैं, मतलब लोगों के पास पैसे नहीं है, करोड़ों के घर हैं, 50,000 के कैमरे नहीं लगाएंगे। लेकिन चलिए ठीक है, ये बात समझ आ गई। इनका पुलिस चीफ का अगर वहाँ ये कहना है DIG का कि पुलिस को बता के जाए, तो ओनस जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, फिर वो जरा डबल हो जाती है पुलिस पे, क्योंकि हम तो बता के गए थे आपको। सो ओके, नाउ इट्स मेकिंग सेंस। एक और चीज़ आज जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे थे अब्दुल्ला, पहले हमने कहा था किसके घर में इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, लेकिन ईद के नज़दीक अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम अब्रॉड आर ऑल्सो विजिटिंग, तो वो डेफिनेटली घर में ज़रा कीमती चीज़ों जो होती हैं वो ज़रा बढ़ जाती हैं, बिकॉज इतनी फैमिली आई होती है, डॉलर भी आए होते हैं, 2-3 खवातीन हों और अगर आप वेल ऑफ हों तो इतनी ज्वेलरी होती हो ही जाती है। दैट्स वेरी ट्रू। पे वैसे भी लोग थोड़ी सी ज्वेलरी निकाल लेते हैं बैंक में अगर रखी होती है। सो या दिस इज यू नो वी कांट से कि भाई इतना सामान क्या था, बट सामान तो गया है। होपफुली कुछ रिकवरी भी हो जाएगी इस डकैती में जो आप कह रहे हैं कि आप गुजरने, ऐसा ही है? ऐसा है जी अब्दुल्ला, बिल्कुल। कुछ मुलाजिम इस घर के उन्होंने पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में लिए। पुलिस का ये कहना है, दावा है पुलिस का, कि हम करीब पहुंच चुके हैं, हमें अंदाजा हो रहा है कि इसके इन्फॉर्मर्स कौन थे और ये कौन लोग कैसे आए। तो हुई है, ट्रेस हुई भी है। इस्लामाबाद में काफी डकैतियां जो हुई हैं वो ट्रेस भी हुई हैं, ऐसा नहीं है हम कि बिल्कुल ही इसको हम सिंगल आउट कर दें। लेकिन आप वाली बात सही है कि थोड़ा सा एहतियाती तदाबीर भी जरूरी है तमाम लोगों के लिए, और ये पुलिस बार बार इसलिए कहती है कि आप अपनी भी हिफाजत जरूर करें। क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं और आप इस्लामाबाद के रहने वाले आप एनकरेज कर रहे हैं कि बता और पुलिस को बता के जाएंगे। तो पुलिस ने ये प्लान बनाया है कि डॉल्फिन फोर्स वगैरह की जिम्मेदारी लगाई जाएगी कि उनके नॉलेज में होगा आप घर पे नहीं हैं तो वहाँ पे गश्त बढ़ाई जाएगी उसके लिए में। इट्स अ गुड आइडिया। आज के लिए इतना ही, क्या कल मिलते हैं फिर इंशाल्लाह।